अब देखो बच्चों, आज जो मैं टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं और ये है लाइंस इन एटॉमिक स्पेक्ट्रम। ओके, तो देखो बच्चों, इससे पहले हमने जो है एटॉमिक स्पेक्ट्रम को टोटल डिटेल में डिस्कस कर लिया है। उसमें होने वाले इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, उसमें आने वाली लाइंस, इनके बारे में हमने ऑलरेडी इससे पहले वाले वीडियो में कंप्लीट डिस्कस कर लिया है। आज हम ये डिस्कस करेंगे कि एक एटॉमिक स्पेक्ट्रम में जो स्पेक्ट्रल लाइंस होती हैं वो कितनी होंगी, एक पर्टिकुलर सीरीज में कितनी होंगी, एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में कितनी होंगी, अगर हमें नंबर ऑफ एटम्स बता दिए गए हैं तब लाइंस कितनी होंगी, और टोटल पॉसिबल लाइंस लाने के लिए कितने एटम्स की ज़रूरत होगी मिनिमम, वो हमें इसके बारे में कंप्लीट डिस्कशन यहाँ पे करना है। ओके, तो फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक बार मैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की सीरीज को एक बार फिर से बता दूं, फिर हम आगे लाइंस कैलकुलेशन करेंगे। तो देखो, अगर हम सीरीज की बात करें कि सीरीज इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है ना, तो ये तो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं हालांकि। तो देखो कौन कौन सी सीरीज होती हैं बच्चों, एक तो होती है लाइमन सीरीज, समझ गए ना, लाइमन सीरीज जो कि कहाँ पे आती है, यूवी रीजन में, और इसके लिए आप जानते हैं कि n1 कितना लिया जाता है 1, और n2 लेते हैं हम कहाँ से 2 से लेके और कहाँ तक, इन्फिनिट तक। फिर दूसरी सीरीज आपने पढ़ी थी, कौन सी थी हमारी, बामर सीरीज। ठीक है, तो बामर सीरीज कहाँ आती है बच्चों, विजिबल रीजन में। ठीक है, इसमें आपने n1 कितना लेते हैं 2, और n2 कहाँ से लेते हैं 3 से लेके फिर इन्फिनिट तक। तीसरी सीरीज आपने पढ़ी पास्चन, है ना, तो पास्चन सीरीज में आपने देखा था ये IR में आती है, और यहाँ n1 जो होता है 3 और n2 होता है 4 से इन्फिनिट। फोर्थ सीरीज आ जाए और वो होती है ब्रैकेट सीरीज। ओके, तो ये भी IR में आती है, और यहाँ n1 4 और n2 5 से लेके इन्फिनिट होता है। और दो सीरीज और लिख दूं मैं जिनकी हमें अभी आगे जरूरत पड़ेगी। फिफ्थ नंबर में आती है कौन सी बच्चों, फुंड सीरीज, ये भी IR में आती है, और यहाँ n1 5 और n2 हमारा 6 से लेके इन्फिनिट 6 होती है। ठीक है, हम्फ्री सीरीज, वो भी IR में आएगी, और n1 होगा हमारा 6 और n2 होगा 7 से लेके इन्फिनिट। और भी अदर सीरीज हो सकती हैं, जरूरी नहीं कि सिर्फ इतनी ही सीरीज है। तो ये ध्यान रखना है पहला तो कि किसी भी सीरीज के लिए n1 की वैल्यू क्या है, क्योंकि हमें जो नंबर ऑफ लाइंस निकालनी है उनमें हमें n1 की जरूरत पड़ेगी। ओके, तो पहले तो सीरीज का ये ध्यान रखें। सभी रीजन आप अच्छे से पहले भी पढ़ चुके हैं, और ये हमारे रीजन अलग अलग मैंने और फिर से दोबारा डिस्कस कर दिए कि कौन से रीजन में कौन सी सीरीज आती है। अब ध्यान रखें कि कोई भी सीरीज तभी मिलेगी जब इलेक्ट्रॉन जंप करके उस पर्टिकुलर n1 में आना चाहिए जिससे वो सीरीज रिलेटेड है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन n8 से n1 में आएगा तो जितनी सीरीज हमें दिखाई दे रही हैं वो सब मिलेंगी। मान लो इलेक्ट्रॉन n8 से 2 में आ रहा है, तो ध्यान रखें कौन सीरीज नहीं आएगी, लाइमन। क्यों, क्योंकि लाइमन सीरीज लाने के लिए हमें n1 का पहला ऑर्बिट जरूरी है कि पहला ऑर्बिट हो, तभी पहले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन आना चाहिए। ठीक है, अब हम एक एक करके लाइंस कैलकुलेट करते हैं। पहला होता है, ठीक है, नंबर ऑफ लाइंस इन पर्टिकुलर सीरीज। ठीक है बच्चों, कि एक पर्टिकुलर सीरीज में नंबर ऑफ लाइंस निकालनी है तो कैसे निकालें, तो ये फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ लाइंस इन सीरीज, एक सीरीज में पर्टिकुलर, तो ये होगा n फाइनल माइनस n1, जहां n फाइनल क्या है, ये कहलाएगी ऑर्बिट फ्रॉम विच इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जम्प्स इन n1 ऑर्बिट। बात समझ गए कि ये nf फाइनल ऑर्बिट वो है जहां से इलेक्ट्रॉन n1 में जंप करता है, तो वो कहलाएगी क्या हमारी, ठीक है, nf या n फाइनल, और n1 आपको अलग अलग सीरीज का n1 में बता चुका हूं। तो लाइमन में अगर बात करें
ठीक है। तो लाइमन में n फाइनल -1। अगर हम बामर की बात करें कि बामर में कौन सी सीरीज में, तो n फाइनल -2। अगर हम कहें पास्चन में कितनी लाइंस बनेंगी, तो आप लिखेंगे n फाइनल -3। ब्रेकट में कितनी बनेगी, तो n फाइनल -4। ओके, ब्रेकट हो गया। और इसी प्रकार से फिर आ जाता है फुंड में कितनी बनेगी, तो आपने लिखा n फाइनल -5। इसी तरह से हमफ्री में कि लाइमन में n-1 1 क्यों किया मैंने, क्योंकि n1 1 होता है। बामर में कितनी बनेंगी, n-2 क्यों, क्योंकि उसमें n1 2 होता है। पास्चन में 3 होता है। ब्रैकेट में 4 होता है। फुंड में 5 होता है। इस तरह से अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल है कि इलेक्ट्रॉन n8 से n1 में जंप करता है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ लाइंस इन, ठीक है, ऑल सीरीज, कि अगर इलेक्ट्रॉन n8 से n1 में जंप करे तो टोटल लाइंस कितनी बनेंगी। तो देखो एक एक करके लें। अगर हम लाइमन की बात करें, ठीक है, तो लाइमन में हो जाएंगी 8 - 1 मीन्स 7 लाइंस। यहां बात समझ गए। अगर हम बामर में बात करें कि बामर में कितनी बनेंगी बामर सीरीज में, तो 8 - 2 मीन्स कितनी हो गई, 6। पास्चन में कितनी होगी बच्चों बताओ, पास्चन में हो जाएंगी 8 - 3 मीन्स ये हो गई आपके पास 5। ब्रेकट की बात करें तो ब्रेकट में हो जाएंगी 8 - 4 मीन्स 4। फुंड की बात करें तो 8 - 5 मीन्स 3। हमफ्री की बात करें, हमफ्री सीरीज भी होती है, तो 8 - 6 मतलब 2। और अदर सीरीज की बात करें तो 8 - 7 मीन्स 1। तो देखो यहाँ टोटल लाइंस कितनी हो गई, तो टोटल लाइंस आपके पास आ गई कितनी बच्चों, ये हो गई टोटल मिला के 28 लाइंस। इस तरह से आपको लाइमन की भी सीरीज की लाइंस मिल रही हैं, बामर में भी मिल रही हैं, पास्चन में भी मिल रही हैं, ब्रैकेट में, फुंड। और सबसे ज़्यादा एनर्जी वाली लाइंस जो हैं लाइमन में आएंगी। जैसे जैसे ऊपर एनर्जी लेवल की तरफ बढ़ते जाते हैं तो लाइंस की जो इंटेंसिटी है और उनकी जो एनर्जी है वो कम होती जाती है। इंटेंसिटी कम क्यों हो रही है, क्योंकि लाइमन सीरीज में पर यूनिट एरिया में ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है, जबकि ऊपर की तरफ चलें तो साइज बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। ऐसे में क्या होगा बच्चों, इंटेंसिटी धीरे धीरे कम होगी, क्योंकि एरिया ज़्यादा हो गया और एनर्जी कम है, तो इंटेंसिटी तो कम होगी, चमक कम होगी लाइंस की। फिर आ जाते हैं यहां तक तो हो गई। अब एक बात बता दूं, ठीक है, कि लाइंस जो है, लाइंस ऑब्जर्व्ड इन पर्टिकुलर सीरीज व्हेन इलेक्ट्रॉन jumps in n1 which is related to पर्टिकुलर सीरीज। ध्यान रखें कि किसी भी सीरीज में लाइंस तभी ऑब्जर्व होंगी जब इलेक्ट्रॉन उस n1 में आना चाहिए जहां से सीरीज, या कहें जो सीरीज उससे रिलेटेड है। जैसे मैंने कहा n8 से इलेक्ट्रॉन n2 में जंप करे, तो हाउ मैनी लाइंस इन लाइमन सीरीज। तो बताओ बच्चों आएगी क्या इसमें कोई लाइन, नहीं आएगी। क्या आएगी, तो देखो n8 से अगर मान लो n2 में आ रहा है तो यहां से सीरीज आएगी, बामर आएगी, पास्चन आएगी, ब्रेकट आएगी, फुंड आएगी, हमफ्री। लेकिन लाइमन सीरीज नॉट ऑब्जर्व्ड। समझ गए बच्चों कि इसमें लाइमन सीरीज नहीं आएगी। क्यों, क्योंकि लाइमन सीरीज में इलेक्ट्रॉन को पहली ऑर्बिट में आना जरूरी है। सपोज n8 से n3 में आता तो लाइमन एंड बामर, ठीक है, सीरीज नॉट ऑब्जर्व। समझ गए बच्चों कि फिर ये ऑब्जर्व नहीं होगी। n8 से n3 में आ जाएगा तो लाइमन नहीं मिलेगी, बामर नहीं मिलेगी। इस तरह से ध्यान रखना है। तो ये क्वेश्चन आपको इस तरह से मिलेंगे। फिर आता है टोटल लाइंस। दूसरा फॉर्मूला है हमारे पास कि टोटल लाइंस इन, ठीक है,
इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन बिटवीन टू गिवन एनर्जी लेवल्स, कि आपको दो टोटल एनर्जी लेवल्स जो हैं दिए गए हैं और उनके बीच में जब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है तो कितनी लाइंस बनेंगी, उसका फॉर्मूला क्या है। तो देखो इसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ लाइंस इक्वल टू समेशन डेल्टा एन। अब आता है डेल्टा एन क्या होगा, तो ध्यान रखें एन हायर वैल्यू माइनस एन लोअर वैल्यू, मतलब है कि ये वो ऑर्बिट रखनी है, मींस एन हायर ग्रेटर देन एन लोअर, कि किस ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन आ रहा है। ये वो ऑर्बिट है जहां से फ्रॉम विच, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जम्प्स, और ये लोअर एनर्जी लेवल है। समझ गए बच्चों कि एक लोअर एनर्जी लेवल है और एक जहां से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इनका डिफरेंस निकालें और फिर समेशन कर दें तो आप नंबर ऑफ लाइंस निकाल सकते हैं। तो जैसे N8 से N1 में आ रहा था तो पहले आपने डेल्टा एन कैलकुलेट किया, तो 8 माइनस 1 कितना आ गया बच्चों, 7, है ना। तो आप ऐसा लिखेंगे समेशन डेल्टा एन इक्वल टू 7 प्लस, ठीक है, 6 यहाँ पर, तो जो 7 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, तो ये भी कितनी हो गई 28, जो अभी आपने ऊपर भी पढ़ा कि जब N8 से N1 में इलेक्ट्रॉन आ रहा था तो टोटल लाइंस कितनी बन रही थी, तो वो आपने देखा था हर एक सीरीज की टोटल जोड़ दी थी तो 28 हो रही थी, और यहाँ पे भी 28 आ रही हैं। तो इस तरह से दो पर्टिकुलर एनर्जी लेवल्स आपको बता दिए गए हों तो टोटल लाइंस अगर आपसे पूछी गई हैं तो इस तरह कैलकुलेट करेंगे। तीसरा जो रिलेशन है हमारा कि ओनली गिवन वन ऑर्बिट, ठीक है, फ्रॉम विच इलेक्ट्रॉन जम्प्स, कि जहां से इलेक्ट्रॉन आ रहा है केवल एक ही एनर्जी लेवल आपको बता दिया गया है। तो नंबर ऑफ लाइंस जो निकालोगे, नंबर ऑफ लाइंस वो होता है n माइनस 1/2, जहां n आपको जो ऑर्बिट दी गई होगी ना, ठीक है, ओनली गिवन वन ऑर्बिट मींस n। जैसे मैंने कहा N8 से इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है, ठीक है, तो लाइंस कितनी होंगी कि इलेक्ट्रॉन N8 से जंप कर रहा है, ठीक है, तो आपसे पूछा गया है कि टोटल लाइंस कितनी होंगी, तो आप तुरंत निकाल देंगे इस फॉर्मूले से। तो हम लिखेंगे लाइंस इक्वल टू क्या हमारे पास 8 माइनस 1/2, तो ये कितनी हो जाएंगी बच्चों 28 लाइंस, जो अभी आपने भी देखा। क्योंकि किसी भी ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन आएगा तो 1 में ही आएगा, आप ऊपर से नीचे कूदें तो आएंगे लास्ट में जमीन में ही गिरेंगे, ठीक है। बीच में लटका दिया जाए तो वे अलग, तो अगर बीच में लटक रहे हो आप तो ये लाइंस इस तरह से निकलाएंगे, लास्ट में फाइनली नीचे ग्राउंड स्टेट में ही आ गए तो इतनी टोटल लाइंस बनेंगी। अब ध्यान रखें कि ये जो लॉ आपने, ये जो आपने ट्रिक्स देखी, ये केवल तभी वैलिड है जब आपको कोई नंबर ऑफ एटम्स ना दे रखे हों, मतलब है दीज जो कंडीशंस हैं, कंडीशंस, ठीक है, ऑफ लाइंस, ठीक है, ऑब्टेन, या कहें कि लाइंस, दिस कंडीशन ऑफ लाइंस वैलिड व्हेन no number of atom given, means unlimited limited atoms हैं, कि सैंपल में कोई लिमिट नहीं बताई गई आपको, यह कुछ नहीं लिखा कि इसमें नंबर ऑफ एटम्स इतने हैं, आपको तो ये बोला गया है कि लाइंस निकालें, मींस गैस सैंपल में अनलिमिटेड एटम्स हैं, तब ये कंडीशन वैलिड होगी। अब मान लो एक कंडीशन और बता दूं आपको कि इफ नंबर ऑफ एटम्स गिवन, तब क्या करोगे आप। तो ध्यान रखें दो कंडीशन याद रखनी है। पहला कि जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, ठीक है, टेक्स प्लेस in one direction, in one atom,
ठीक है, इन वन स्टेप और मल्टी स्टेप इन टाइम इंस्टेंट, कि एक टाइम इंस्टेंट में एक एटम में एक ही डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगा, अब चाहे वो एक स्टेप में हो और चाहे मल्टी स्टेप में हो। मींस हम ये कहें कि ये देखो इस तरह से समझें आप कि यहां से मान लो इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है, तो यहां से यहां से यहां, तो ये टू ट्रांजिशन ठीक है पॉसिबल इन ठीक है वन टाइम इंस्टेंट। एक टाइम इंस्टेंट में एक इस तरह का ऊपर से दो ट्रांजिशन। अगर आपको एक और पॉसिबल ट्रांजिशन देखना है कि ये वाला ट्रांजिशन, ठीक है, तो ये अदर एटम में होगा, उसी एटम में नहीं लेना कि आपने उसी में लिख दिया कि एक ही एटम में ये दोनों ट्रांजिशन, क्योंकि आप ऊपर से नीचे गिरोगे तो या तो एक एक करके मंजिल से गिरोगे या एक ही बार में गिरोगे। अगर एक एक बार एक एक मंजिल से गिरोगे तो एक बार हुआ ना, ये एक साथ ये दोनों थोड़ी हो सकते हैं कि एक एक टपके और एक सीधा टपक जाए। सीधा टपकना है तो किसी दूसरे को सीधा टपकाना पड़ेगा आपको, और तो इस तरह से दो पर्सन की जरूरत होगी ना कि एक एक करके एक एक मंजिल में कूदते हुए जमीन में आए और एक सीधा नीचे आ जाए। तो एक एक करके कूदेगा तो एक पर्सन ऐसा करेगा उसी टाइम इंस्टेंट में, और उसी टाइम इंस्टेंट में एक सीधा जंप कर जाएगा। तो दो पर्सन की जरूरत है, इसका मतलब दो एटम की जरूरत होगी। समझ गए ना? तो इस तरह से दूसरा ये होता है कि सेम ट्रांजिशन, ठीक है, सेम ट्रांजिशन टेक्स प्लेस इन different atoms then only, ठीक है, one line observed in spectrum। समझ गए बच्चों कि अगर मान लो एक से ज्यादा एटम में बिल्कुल सेम ट्रांजिशन हो रहे हैं तो केवल हमें उसका उस पर्टिकुलर ट्रांजिशन के लिए एक ही लाइन मिलेगी। देखो कैसे, जैसे मान लो आपके पास एक ट्रांजिशन ये है, एक ट्रांजिशन ये है वन एटम में, ठीक इसी तरह से दूसरे एटम में भी यही ट्रांजिशन हो रहा है। तो हम यहां पर केवल कितनी लाइंस ऑब्जर्व करेंगे? टू लाइंस ऑब्जर्व। ठीक इसी तरह से मान लो ये एक एटम है, एक एटम ये है, ठीक है, इस तरह से सीधा इलेक्ट्रॉन यहां आ रहा है, सीधा इलेक्ट्रॉन यहां आ रहा है। तो यहां देख रहे हैं कौन कौन सा ट्रांजिशन हो रहा है बच्चों, देखो N1 N2 और ये क्या है N3, तो N3 to N2 और N2 to N1, ये ट्रांजिशन इसमें भी है। N3 to N2 N2 to N1, ये ट्रांजिशन इसमें भी है। ठीक इसी तरह से N3 to N1 N3 to N1, तो यहां ओनली क्या मिलेगी? वन लाइन। तो एक ट्रांजिशन में अगर बिल्कुल सेम ट्रांजिशन जो आपको मिल रहा है, अगर वो एक से ज्यादा एटम में मिल रहा है तो एक ही लाइन ऑब्जर्व होगी, चाहे हजारों नहीं लाखों एटम में ये ट्रांजिशन चल जाए। बस इतना बता दूं कि इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। मतलब सेम ट्रांजिशन एक एटम में होता है, दो एटम में, और यही सेम ट्रांजिशन 10 एटम में होगा तो निकलने वाली लाइट ज्यादा चमक वाली होगी। समझ गए ना? जो रेडिएशन बाहर आएगी वो ज्यादा चमक वाली होगी। फ्रीक्वेंसी एक ही रहेगी, बस चमक ज्यादा रहेगी। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ फोटॉन्स ढेर लग जाएंगे। मतलब अगर हम इंटेंसिटी की बात करें, ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट मतलब लाइन, सॉरी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ एटम हैविंग सेम ट्रांजिशन। जितने ज्यादा सेम ट्रांजिशन वाले एटम होंगे, लाइट की इंटेंसिटी या लाइन की चमक उतनी ही ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि सबके फोटोन एक साथ निकलेंगे ना, एक सी एनर्जी के, तो एक साथ भीड़ निकलेगी तो चमक ज्यादा आएगी। एनर्जी वही रहेगी, रेडिएशन वही रहेगा, बस इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। समझ गए ना? तो इस तरह से आपको पॉसिबल, अगर आप, ठीक है, पॉसिबल लाइंस निकालनी है आपको, तो कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। ईच ट्रांजिशन, ठीक है, गिव वन लाइन। हर एक ट्रांजिशन के लिए एक एक लाइन गिननी है। देखो अब एक एग्जांपल से लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन, मान लो आपको इस तरह का क्वेश्चन दे रखा है कि इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम
N4 to N1, ठीक है, इफ ओनली 2 atoms present in sample, ठीक है, तो how many lines are possible obtain and total possible transition takes place, तो how many atoms required। समझ गए बच्चों कि इलेक्ट्रॉन जो है कहां से जंप कर रहा है, N4 से N1 में। तो पूछा जाए आपसे कि कुल अगर 2 एटम दे दिए जाएं तो कितनी लाइंस बनेंगी, और अगर टोटल पॉसिबल लाइंस हमें ट्रांजिशन लेने हैं तो कितने एटम की जरूरत होगी। तो देखो पहले तो ये बता दूं कि टोटल लाइंस आएंगी कितनी। टोटल लाइंस होंगी आपके पास 4 - 1 मीन्स 3 आ गया, ये डेल्टा एन की वैल्यू आ गई। तो डेल्टा एन जब आप समेशन लेंगे तो 3 + 2 + 1 मीन्स कितने, 6। तो इसका मतलब है कि कुल मिला के 6 ट्रांजिशन पॉसिबल होंगे। तो अब आपके पास 2 ही एटम हैं, देखो अब आप, ठीक है, आपके पास 2 एटम हैं और एनर्जी लेवल 4 तक ही लेने हैं, इससे ऊपर नहीं लेने। तो देखो एक ट्रांजिशन तो ये होगा 1 2 3, 1 एटम, ठीक है। अब चाहे इस एटम में भी यही ट्रांजिशन हो, लेकिन मिलेंगी कितनी बच्चों लाइंस, 3 लाइंस। तो 3 लाइंस तो हमें यहां मिल गई। अब कुल मिला के लाइंस आ रही हैं 6, अभी हमें 3 मिली हैं। तो एक एटम में, दोनों एटम में अगर ये सेम ट्रांजिशन हो रहा है, मींस कौन कौन से ट्रांजिशन, देखो N1 N2 N3 N4, तो N4 to N3 N3 to, ठीक है, N2 N2 to N1। तो 3 लाइंस इसमें भी यही, देखो यही ट्रांजिशन इसमें भी हो रहे हैं, N4 to N3 N3 to N2 N2 N1। तो इस तरह से दोनों ट्रांजिशन सेम है, इसलिए हमें 3 लाइंस मिलेंगी। बस ये है कि इनकी इंटेंसिटी सिंगल एटम होता तो उससे कहीं ज्यादा इंटेंसिव होगी। अब हमें देखना है कि और कौन से, तो देखो एक एटम में तो यही हो गया। अब अगर 2 एटम ही हैं आपके पास, ठीक है, तो 2 एटम में या तो ट्रांजिशन ऐसा दिखा दो, ठीक है, या फिर आपको एक ट्रांजिशन ऐसा दिखा देना है। तो ध्यान रखें कि ओनली 1 ट्रांजिशन पॉसिबल इन 1 टाइम इंस्टेंट, एक ही टाइम में कोई एक ही ले सकते हैं। अगर आप ये लेते हैं, ठीक है, या फिर ये लेते हैं, तो इसमें आप ये वाला ट्रांजिशन भी होगा, आएगा तो लास्ट में 1 में ही ना। लेकिन ये ट्रांजिशन तो यहां दे रखा है कि ये वाला जो ट्रांजिशन है वो N2 to N1, तो यहां पे भी है, यहां पे, तो इसकी तो अलग से कोई लाइन बनेगी नहीं। ये वाला ट्रांजिशन आपके पास हो गया कौन सा, N4 to N2, तो ये इनसे डिफरेंट है। तो कुल मिला के अब ये वाला ट्रांजिशन दिखाने के लिए आपको फिर नेक्स्ट एटम भी चाहिए, ठीक है। तो ये तो आप कोई एक ले सकते हैं, तो हमने मान लो ये ले लिया, या इनमें से अगर ये ले रहे हैं तो ये नहीं ले सकते। तो टोटल लाइंस कितनी हो गई बच्चों, 4। मतलब दूसरे एटम में, तो एक एटम में और दूसरे एटम में अगर ये दोनों ट्रांजिशन सेम चल रहे हैं तो 3 लाइन बनेंगी। अब हमारे पास दूसरा एटम है, इनमें से एक ट्रांजिशन ऐसा होगा, एक ट्रांजिशन ऐसा होगा, एक ट्रांजिशन और भी हो सकता है, पहले यहां से यहां आए और एक यहां से यहां आए। लेकिन हमें एक ही हमारे पास एटम है, इसलिए हम कोई एक ट्रांजिशन ही लेंगे। तो हमने इन 3, एक मतलब तीसरा ट्रांजिशन भी है इसमें, एक तो ये हो गया, एक ये होगा, एक और मैंने अभी आपको बताया कि यहां से जाए और फिर सीधा इसमें आ जाए। लेकिन हमें इनमें से केवल एक एटम में एक ही ट्रांजिशन लेना है। इसका मतलब है कि अब हमें अगर टोटल, ठीक है, पॉसिबल ट्रांजिशन देखने हैं, देखो तो एक था N4 to N3, एक था N3 to N2 और एक था N2 N1, एक 3 ट्रांजिशन एक एटम में। फिर एक ट्रांजिशन हो सकता है कहां बच्चों, N4 से N1 में, एक हो सकता है N4 to N2 में, और एक ट्रांजिशन हो सकता है N3 to N1 में। तो कुल मिला के ये हो गए ना 6। अब देखो ये एक एटम में, ये तो 1 एटम लगेगा। ये वाला जो ट्रांजिशन है कि N4 to N1,
ठीक है, और n ये है, तो यहां पर कितने एटम चाहिए है आपको बताओ, इसमें कितने एटम चाहिए, 2 एटम, और 1 एटम यहां चाहिए, तब जाके आपके पास टोटल एटम देखो आपके पास, तो ये है 1 एटम, यहां कितना लगा आपको 1 एटम, तो यहां चाहिए है, तीनों ट्रांजिशन एक ही एटम में पॉसिबल है, ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 1 एटम, यहां हो गया आपके पास 2 एटम 1 एटम, तो टोटल एटम जिनमें ये पॉसिबल है 6 ट्रांजिशन, तो लगा लो आप कितने हो गए 2 और 3 और कितने हो गए 4। तो इस तरह से अगर n4 से n1 में ट्रांजिशन होता है और 2 ही एटम दिए गए होते तो लाइंस कितनी बनती बच्चों आपके पास 4। अगर आपको टोटल एटम 3 दिए गए होते तो लाइंस हो जाती हैं आपके पास 5, और टोटल एटम मतलब अगर 2 एटम्स हैं, ध्यान रखें 2 एटम्स, तो लाइंस मिली आपको कितनी बच्चों 4, ठीक है। अगर आपको मैं कहता 3 एटम्स हैं तो लाइंस कितनी मिलती बच्चों 5, और अगर आपके पास 4 एटम्स होते, ठीक है, तो लाइंस मिलती हैं आपको 6, तो मैक्सिमम 6 तक ही मिलेंगी, इसके बाद चाहे कितने भी एटम्स आ जाएं आप देखोगे कि उसमें जो नंबर ऑफ लाइंस हैं वो यही आएंगी। अब आपको ये बताना है कि n अगर 5 है और तो अगर आपको 3 एटम्स दिए गए हैं, ठीक है, 3 एटम 4 एटम्स और 5 एटम 2 एटम और 1 एटम, अगर यहां से लें 1 एटम दिया गया है आपको, 2 एटम दिए गए हैं, 3 एटम दिए गए हैं, 4 एटम 5 एटम, तो आपको निकालना है टोटल लाइंस क्या होंगी। अब एक फाइनली बता दूं, अगर आप टोटल लाइंस निकालोगे सारी पॉसिबल लाइंस तो हो जाएंगी 5 - 1 मीन्स 4, तो 4 + 3 + 2 + 1, कुल मिला के 10 लाइंस लानी है। अब इन 10 लाइंस के लिए इन एटम्स में आपको 1 एटम्स में देखने हैं कितनी लाइंस हो सकती हैं, अगर 2 एटम्स हैं तो कितनी हो सकती हैं 3, और इस तरह से टोटल लाइंस निकाल लेनी। एक चीज और बता दूं, लास्ट है इंटेंसिटी ऑफ लाइंस, ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ लाइन। तो ध्यान रखें कि इंटेंसिटी मतलब ब्राइटनेस, समझ गए बच्चों, कि जो है ब्राइटनेस आपको लाइंस की बतानी है, तो 2 है। एक होता है कि अब इंटेंसिटी जो होती है, ठीक है, इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स हैविंग सेम ट्रांजिशन, मतलब है कि n2 to n1, मान लो आपके पास एक एटम में हो रहा है, n2 to n1 2 एटम में हो रहा है, n2 to n1 3 एटम में हो रहा है, तो यहां इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी। ऐसा क्यों बच्चों, क्योंकि सपोज इसमें 1 फोटोन निकल रहा है तो इसमें 2 निकलेंगे, तो इसमें 3 निकलेंगे, और जितने ज्यादा फोटॉन्स निकलेंगे एटम्स, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फोटॉन्स, और ये है इंटेंसिटी। एक तो ये ध्यान रखना है। दूसरा है इंटेंसिटी, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी डेल्टा ई, एनर्जी डिफरेंस ई फाइनल माइनस E1 या डेल्टा एन, बल्कि मैं क्या डेल्टा ई नहीं, बल्कि हम यहाँ क्या ले लें, ये वाला ये जो है डिफरेंस का, कि यहाँ पर डेल्टा एन, कि जितना ज़्यादा मीन्स n2 to n1, अगर ये फर्स्ट लाइन है, ठीक है, अगर हम ये कहें कि n3 to n1 सेकेंड लाइन है, फर्स्ट लाइन हो गई, ये सेकेंड लाइन हो गई, n4 to n1 थर्ड लाइन हो गई, तो इंटेंसिटी जो है डिक्रीज होती जाएगी। समझ गए ना, सबसे ज्यादा इंटेंसिटी किस में आएगी बच्चों, इस तरह से ये इंटेंसिटी का ऑर्डर होगा, फर्स्ट लाइन की इंटेंसिटी ज्यादा होगी। क्यों, क्योंकि ये जो होती है ना इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ध्यान रखें, इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एनर्जी पर यूनिट एरिया, ठीक है, एमिटेड और एब्जॉर्ब, कि पर यूनिट एरिया से कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है या कितनी इमिटेड। तो छोटे छोटे लेवल में ज्यादा एनर्जी क्या होगी। अब यहां का एकदम सोचो आप कि ये और ये है, तो यहां पर एनर्जी छोटे से एरिया में बट रही है,
यहाँ पे एनर्जी फैलती जा रही है, तो सरफेस एरिया बढ़ रहा है तो इंटेंसिटी धीरे धीरे डिक्रीज होती जाएगी। तो इस तरह से नंबर ऑफ लाइंस, उनकी इंटेंसिटी, ठीक है, एटम्स के बेस पर नंबर ऑफ लाइंस कैलकुलेट करना पॉसिबल है, ठीक है। ये मैंने आपको टोटल बता दिया, इससे ज़्यादा कोई क्वेश्चन लाइंस से रिलेटेड नहीं बनता। इसको आप एक अच्छी तरह से देखें, मैं समझता हूँ अब कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। ओके।